हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 2 चैप्टर 5 स्टार्ट करने लगे हैं ईवीएस का। इसके लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मैनेजमेंट का मतलब समझा था एंड वी स्टडीड कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है और उसकी क्या ज़रूरत है। नाउ इन टुडेज पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि लीगल प्रोविजंस क्या हैं रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब कुछ एक पॉलिसीज हैं and laws हैं which are prepared for the protection of the environment, और चाहे वो नेशनल लेवल पे है या वो इंटरनेशनल लेवल पे है, देयर आर सर्टन लॉज एंड पॉलिसीज विच आर मेड फॉर द इन्वायरमेंट। पहले ये लॉज बनाए गए थे ह्यूमन बींग्स को इन्वायरमेंटल हैजर्ड से बचाने के लिए, लेकिन आजकल ह्यूमन बींग्स ने इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया है कि ये लॉज अब इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स एक्टिविटीज ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स। नाउ नेचुरल हैजर्ड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं जिनकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता था ह्यूमन बींग्स को। कोई फ्लड्स आ जाते थे, अर्थक्वेक्स आ जाते थे या वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह, तो इनसे ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरी साइड पे अगर हम आज की बात करें क्या सिचुएशन है, तो वी कैन सी कि ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। सो लॉज आर नाउअडेज फ्रेम्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। Now there are certain legal provisions, जैसे 42nd अमेंडमेंट है 1976 में जो हुई, इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है दैट वाज ऑब्लिगेटरी, इसको कंपल्सरी मान लिया गया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही जो आर्टिकल 48A है वो क्या कहता है कि स्टेट जो है मीन्स गवर्नमेंट जो है दैट शेल एंडेवर मीन्स इट विल मेक एफर्ट्स जिससे कि प्रोटेक्शन मिले और इन्वायरमेंट इंप्रूव हो और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड किया जा सके, यानी कि बचाया जा सके। ऐसे ही आर्टिकल 51A है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि अकेली गवर्नमेंट नहीं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स या वाइल्ड लाइफ वगैरह आती है उन सबको इम्प्रूव करे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन हो, उनके लिए जो है उनके माइंड में सिंपैथी हो, उनका कंसर्न हो। सो ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, उसके अंडर सेक्शन 38 में भी कहा गया है कि स्टेट जो है वो सोशल ऑर्डर बना के रखे, सिक्योर करे। दिस इज रिगार्डिंग द सोशल ऑर्डर, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो उन्होंने बात की है कि लोगों की भलाई के लिए और उनकी प्रमोशन, उनकी बेटरमेंट के लिए स्टेट को सोशल ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, और स्टेट हर एक कोशिश करेगी टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, जिससे लोगों का भलाई हो और जो है सोशल ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में। जो कब बनेगा? जब जस्टिस होगा, सब तरफ इक्वालिटी होगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सब कुछ जो है वो सही तरह से चलेगा और जो है सोसाइटी में ऑर्डर बना रहेगा। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि उन्होंने किस तरह से सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है। नाउ रिगार्डिंग द नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन NCEPC, और ये जो कमेटी है और साथ ही तिवारी कमेटी, ये बनाए गए फॉर सेटिंग अप द इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई डैम बिल्ड किए जाने हैं या कोई जो है रोड्स बिल्ड होनी है, कहीं कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होनी है, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसका अप्रेजल पहले से किया जाए, मतलब उसमें पहले से चेक किया जाए कि वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का आगे जाके क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। ऐसे ही ह्यूमन सेटलमेंट प्लानिंग, जहाँ पर कोई कॉलोनीज वगैरह बनानी है, और उसके अलावा इकोसिस्टम्स को सर्वे करना, जैसे वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जहाँ साल में या तो सारा साल या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे सीजनल
वो हो गया, जैसे रेनी सीजन है तो उसमें वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उन्हें हम वेटलैंड्स बोलते हैं। उनके सर्वे करना और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को स्प्रेड करना, इनके लिए ये कमेटीज बनाई गई थी। नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द डिफरेंट लॉज। इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा, दैट इज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट बनाया गया आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सबने सुना हुआ है। दैट वाज वेरी मच कह लो कि डिसअपॉइंटिंग, वेरी बैड, वेरी सीरियस एक्सीडेंट विच हैपेंड, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है जब हुई है, उसके बाद ये एक्ट बनाया गया, दैट वाज फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, और उसके साथ रिलेटेड मैटर्स जैसे पोल्यूशन हो गया, हजार्डस वेस्ट को किस तरह से हैंडल करना है, उसके रिगार्डिंग ये एक्ट बनाया गया टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, कि कोई इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो और हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे। नाउ रिगार्डिंग द डिफरेंट इन्वायरमेंट लॉज। अब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1980, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। इसके बारे में फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में, MOEF, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अब इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ एक लॉज हैं जिनको हम 4 हेड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द जनरल लॉज, देन regarding forest and wildlife, then related to water, and then last of all related to air. अब सबसे पहले हम जनरल लॉ स्टडी करेंगे। इसमें पहला है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये जो एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है, अथॉरिटी देता है टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट क्वालिटी, पोल्यूशन को कंट्रोल करना और पोल्यूशन को हर एक उस सोर्स से रिड्यूस करना जहां से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और किसी भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को रोकना, इनहिबिट करना इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स पे। यानी कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि वो पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश ना होने दे जो कि इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स पे सेफ नहीं है, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन के लिए पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986 एक्ट जो है, दैट वाज द लॉ व्हिच वाज फ्रेम्ड। और रूल्स क्या है? रूल्स गाइडलाइंस देते हैं कि उन लॉज को या उन एक्ट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे 1986 में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स हैं, ये प्रोसीजर सेटअप करते हैं कि इमिशन स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। इमिशन मीन्स जो इंडस्ट्री से वेस्ट रिलीज हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो उसे हम इमिशन बोलते हैं। उसका स्टैंडर्ड क्या होगा कि कितना वेस्ट रिलीज हो सकता है एनवायरनमेंट में, और या पोल्यूशन का डिस्चार्ज जो हो रहा है वो एक लिमिट तक, मतलब उसके लिए लिमिट सेट करना। दिस इज कॉल्ड एज सेटिंग अप स्टैंडर्ड ऑफ इमिशन। नाउ वी नो कि इंडस्ट्रीज हर तरह का पोल्यूशन फैलाती है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, हर तरह का पोल्यूशन इंडस्ट्री से होता है। Then there are another rules, that is hazardous waste management and handling rules. अब इसमें नाम से पता लग रहा है hazardous waste. hazardous means जो नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें कोई भी hazardous chemical उसको जनरेट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे इंपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ स्टोर किया जा रहा है, या किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, इसके लिए सारे रूल्स जो हैं वो इसके अंडर बनाए गए हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चर, यूज, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो जो कि अगर रिलीज हो जाए एनवायरनमेंट में तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको सेफ गार्ड कैसे करना है? अगर कोई ऐसे, कई बार जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिनसे ऐसे माइक्रोब्स डेवलप किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो अगर वो रिलीज हो जाएं, देन दे कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उनकी वजह से। तो उनको किस तरह से जो है वो बचाना है, ठीक है। उनकी जो है मतलब जीन टेक्नोलॉजी हम उसको बोलते हैं, जिसमें हम नए जीन्स उनमें इंकॉर्पोरेट करके नए तरह के माइक्रोब्स डेवलप करते हैं, ऑब्वियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस इन वन और द अदर वे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो लीक हो जाते हैं या उनसे
वैसा माइक्रोब नहीं बनता जैसा हम बनाना चाहते हैं और वो रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके लिए भी जो है वो रूल्स बनाए गए हैं कि इनको कैसे सेफ गार्ड करना है। ऐसे ही मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, हजार्डस केमिकल, यहाँ पर एक अथॉरिटी सेटअप की गई है जो कि हजार्डस केमिकल के कनेक्शन में मतलब इनसे साथ ही डील करती है कि उनमें इंस्पेक्शन करनी, इंडस्ट्रीज में किस तरह से हजार्डस केमिकल को डील किया जाता है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, इन सब के साथ रिलेटेड है वो। Now hazardous chemical that can be poisonous chemical, that can be radioactive substance, उसमें कोई भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं रिलीज होने पे। ऐसे ही पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट रूल्स एंड अमेंडमेंट, इनमें ये रूल्स बने थे 1991 में, फिर इसमें अमेंडमेंट हुई यानी कि चेंजेस लाए गए 92 में। तो ये लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जैसे किसी को नुकसान हो जाता है, हजार्डस वेस्ट को हैंडल करने के कारण किसी को नुकसान हो जाता है, तो उसको क्या रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी, ये उसके साथ डील करते हैं। ऐसे ही नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट, ये कंपनसेशन देने के लिए किसी की प्रॉपर्टी, किसी का लाइफ का लॉस या अगर इन्वायरमेंट का लॉस हो गया ड्यू टू हजार्डस वेस्ट, तो उसके लिए उसको कंपनसेट किया जाए। ऐसे ही बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग, वी नो कि जो हॉस्पिटल्स का वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं और वो डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर सेटअप किया जाता है, प्रॉपरली उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है कि उस वेस्ट को किस तरह से हैंडल किया जाएगा और कैसे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग ये रूल है बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल दैट वाज फ्रेम्ड इन 1998। अब बायोमेडिकल वेस्ट में हमारे पास सिरिंजेस हो जाती हैं, एम्प्टी बॉटल्स हो जाती हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं, बैंडेजेस वगैरह होती हैं, इन सबको किस किस तरह से मैनेज करना है, कैसे इसको डिस्पोज ऑफ करना है, इसके लिए ये सारे प्रोसीजर सेटअप किए जाते हैं। ऐसे ही म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स, ये म्युनिसिपल अथॉरिटी पे लागू होता है कि उन्होंने शहर में से सारी जो गंदगी है, वेस्ट है, उसको कलेक्ट करना, फिर उसको अलग अलग करना कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फिर उसको अगर स्टोर करना है टेम्परेरीली तो कहाँ रखना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करनी है और अल्टीमेटली उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल अथॉरिटीज की है। दैट इज अंडर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000। ऐसे ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये हमें पता है कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच डिप्लीट ओवर ओजोन लेयर, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये उसके लिए सेटअप किए गए हैं प्रोसीजर्स की ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए, उसकी कंजम्पशन को कंट्रोल किया जाए। सो दिस इज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000। ऐसे ही बैटरीज रूल है, हमें पता है कि आजकल बैटरीज का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे इन्वर्टर्स हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बैटरीज जो जगह जगह पर यूज़ की जाती हैं। तो बैटरीज में इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं एंड दे कैन बी हजार्डस ऑल्सो। तो इसलिए कोई भी पर्सन जो इसके साथ डील कर रहा है, जैसे जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर उसको इम्पोर्ट कर रहा है, उसके साथ डील कर रहा है, फिर कंज्यूमर है, बल्क कंज्यूमर है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको ले रहा है, मैन्युफैक्चर में इस साथ डील करता है, प्रोसेसिंग या सेल परचेज कुछ भी करता है और उसे यूज़ करता है, तो उसने इन बैटरीज को सेफली डिस्पोज ऑफ करना है सो दैट these batteries are not harmful for the environment. This is the batteries rule 2001. Then ऐसे ही noise pollution rules that was laid down in 2002, that is for reducing the noise pollution. लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम को नाइट आवर्स में जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनका यूज बिटवीन 10 to 12 मिडनाइट, इनका यूज जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द नॉर्मल शेड्यूल ऑफ द पीपल एंड इट डिस्टर्ब्स देम। ठीक है, सो इसके लिए एक ये मतलब गाइडलाइंस उसके लिए इशू की गई हैं, नेशनल नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2002। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, दैट इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल द लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स,
चाहे वो कहीं पर भी रह रहे हैं, दैट मे बी इन द वाटर, दैट मे बी ऑन द लैंड, दैट मे बी इन द डेजर्ट्स और इन द माउंटेन रीजन्स, किसी भी एरिया में है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट। So ये general rules थे. In the next part of the video, we'll be studying about the rules which are related to forest and wildlife and also water and air. Thank you.